नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। हमारे साथ है सुनील शुक्ल जी, वरिष्ठ पत्रकार। सुनील जी नमस्कार, आपका भी स्वागत। और जो कार्यक्रम देख रहे हैं आप साथी, आपको भी नमस्कार, आपका स्वागत। आज रविवार है और रविवार के दिन हम बात करते हैं देश की राजनीति पर। और हर सप्ताह रविवार के दिन सुनील शुक्ल जी हमारे साथ रहते हैं। आप जानते हैं कि सुनील जी रेडियो से लेकर के टेलीविजन और प्रिंट मीडिया सब जगह काम कर चुके हैं। प्रधानमंत्रियों के साथ विदेश धाम घूम चुके हैं। वो लोकसभा, विधानसभा तमाम चीजें कवरेज कर चुके हैं और देश भर में घूमते रहते हैं, चाहे चुनाव का वक्त हो चाहे ऐसे रहते प्रयाग। हमारे साथ रेगुलर जो है वो चौपाल में रहते हैं। और आज हम बात करेंगे सुनील जी से यूपी की राजनीति पर, खास करके जो चंद्रशेखर रावण है। चंद्रशेखर नगीना से सांसद हैं और एक तरह से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के उभरते हुए सितारे। दलित राजनीति में बड़ा नाम कभी हुआ करता था मायावती जी का। हालांकि मायावती जी आज भी बड़ा नाम बताई जाती हैं, लेकिन सड़कों पर दलितों के लिए लड़ने की जब बात आती है तो मायावती चुप दिखाई पड़ती है। सड़कों पर लगातार उतरे हुए हैं चंद्रशेखर रावण। पुलिस से भिड़ जा रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, पीड़ितों से मिलने जा रहे हैं। जहां भी कहीं दलितों पर शोषण अत्याचार की खबर आती है, चंद्रशेखर रावण दौड़ पड़ते। और जल्दी ही विधानसभा चुनाव वहां पे है। कई लोगों की ये भी आलोचना है कि चंद्रशेखर रावण को जो है बीजेपी बढ़ाना चाहती है, ताकि दलित वोट बैंक बीजेपी से, अगर बीजेपी के साथ न भी आए तो कांग्रेस की तरफ या समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट ना हो। हालांकि इस बार कांग्रेस ने भी दलित कार्ड ही खेला है और राजेंद्र पाल गौतम को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया। राजेंद्र पाल गौतम उसके पहले आम आदमी पार्टी में रहे और आम आदमी पार्टी में मंत्री भी थे। और नागपुर की घटना है जब बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं का उन्होंने जिक्र किया था, उसके बाद केजरीवाल नाराज हुए और उनको पार्टी से हटा दिया गया। या कहिए कि उन्होंने ऐसी स्थिति बनी, मंत्री पद से हटाया गया, इस्तीफा दे दिया। वो अभी उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए गए। मायावती जी, जो मायावती जी के प्रशंसक हैं, पत्रकार हैं, उनका मानना है कि मायावती जी को इतनी आसानी से खत्म हुआ नहीं माना जा सकता। लेकिन आज हम केंद्रित रखेंगे अपनी बातचीत को चंद्रशेखर रावण के इर्द गिर्द। सुनील जी, चंद्रशेखर रावण जो है इन दिनों बहुत चर्चा में है। मतलब मीडिया में तो शायद, गटर मीडिया में तो कम चर्चा में है, लेकिन सोशल मीडिया पे बड़ी चर्चा होती है। उनके वीडियोज, उनके भाषण, उनकी रैली, उनके पोस्ट खूब सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं, वायरल हो रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या चंद्रशेखर रावण दलितों की राजनीति करते वाकई दिखाई पड़ रहे हैं? दलितों के नेता वो बन गए हैं या अभी उनको बहुत संघर्ष करना है? धन्यवाद धनंजय जी। नहीं, एक एक बड़ा चेहरा तो बन गए हैं वो। और इसके पीछे मैं कारण ये मानता हूं कि जहां कहीं भी दलित उत्पीड़न की कोई घटना हुई, प्रदेश में कहीं भी हुई, बल्कि अब देश की बात आप कर लिए, वहां वो अपने आप को उन्होंने उनको लोगों ने मौजूद पाया। संघर्ष करते हुए दिखाई पड़े, पुलिस की लाठियां खाई और जूझते हुए दिखाई पड़े और उनकी आवाज़ बुलंद करते हुए दिखाई पड़े। दलित समुदाय को एकत्रित करके और उनको अपने साथ जोड़ने का ही प्रयास किया। उसको उनको सफलता मिली। मैं तो देख रहा हूँ कि विभिन्न वर्गों के तमाम प्रबुद्ध लोग उनकी पार्टी को ज्वाइन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और उन्होंने जो बहुजन समाज पार्टी की एक परंपरागत सोच रही है कि सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन करने से, धरना देने से दलित समुदाय के लोग न्यायिक प्रक्रिया में मुकदमेबाजी में उलझ जाते हैं और उससे उनका नुकसान होता है। उससे इतर इन्होंने धरना प्रदर्शन को एकदम स्वीकार किया और बाकायदे लोगों के बीच में जा भी रहे हैं। तो एक ऐसे चेहरे के रूप में चंद्रशेखर आजाद रावण सामने आए जो दलितों के मुद्दों पर बाकायदे मुखर है, दिखाई पड़ रहे हैं और उनके साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। अभी हाल की घटना है वहाँ मेरठ की, जहाँ पे एक दलित लड़की की हत्या का मामला आया। उसमें जो लोग धरना दे रहे थे उनके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई हुई, जिनको
जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, ऐसे लोगों को भी वहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मारते पीटते नजर आए, इस तरह के वीडियो जारी हुए, दिखाई पड़े, बाकायदे वायरल हुआ। उस मुद्दे पर भी वहाँ उन्होंने वहाँ गए, लोगों से संपर्क किया। आज उस लड़की के गांव जाने का वो प्रयास कर रहे थे, तो वहाँ पुलिस ने उनको जाने नहीं दिया, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जाने की इजाजत थी। लेकिन जो आज ये बात कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी उनको प्रमोट कर रही है, यह धारणा क्यों बन गई? यह अचानक से ये बात क्यों कहा जाने लगा कि वह बीजेपी के नजदीक है? दरअसल एक जहां सही मायने में जो विपक्षी दल के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का लगातार विरोध कर रहे हैं और किसी तरह का समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, उन राजनीतिक दलों को उनके राजनीतिक स्पेस देने के लिए बीजेपी तैयार नहीं है, उनके राजनीतिक कार्यक्रमों को इजाजत देने के लिए तैयार नहीं है, उनको सांगठनिक स्तर पर कमजोर कर रही है, उनके आर्थिक संसाधनों को छीन रही है। वहीं चंद्रशेखर आजाद को पूरी तरह से देश में, प्रदेश में घूमने फिरने की आज़ादी है और अपने राजनीतिक कार्यक्रमों को भी अंजाम देने की छूट मिली हुई है। लेकिन यह एक परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर एक विश्लेषण है। अभी भी मेरा ये मानना है कि मायावती जी की निष्क्रियता ही दलित समुदाय को उनसे दूर कर रही है। अगर उनकी और वह जितना ही राजनीतिक निष्क्रियता उनकी बनी रहेगी, जैसे मेरठ की घटना को लेकर के चंद्रशेखर रावण पर वो बहुत तेजी से बरसी, उनकी आलोचना किया उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि इस तरह के धरने प्रदर्शन राजनीतिक दलों के द्वारा या राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा अपने राजनीतिक हितों को साधने की कोशिश है, इससे पीड़ित समुदाय को कोई लाभ नहीं मिलता। ये उनका बयान आया बाकायदे। तो इस बयान से तो कोई संतुष्ट होने वाला नहीं है। दूसरी चीज कि अब में एक कई वर्षों का आंदोलन हो गया, दलित आंदोलन, दलितों को सशक्तिकरण करने के लिए मायावती जी ने खुद अपने 4 बार के शासनकाल में ढेर सारे प्रयास किए हैं। ऐसा नहीं है कि दलित अब संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं होता। अभी मैं इसी मेरठ वाले मामले में देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश कैडर के एक IPS अफसर रहे हैं, रिटायर हो गए हैं वो उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को ज्वाइन किया और बाकायदे सड़कों पर है। तो एक ऐसा समूह तैयार हो गया है दलितों में भी, जो सड़कों पर उतर करके संघर्ष करने के लिए मन बना चुका है, वो अपने हकों की लड़ाई लड़ना चाहता है। ऐसे में मायावती जी के द्वारा यह कहना कि इससे दल विशेष को फायदा होता है और सामाजिक जो राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं उनको कुछ हासिल नहीं होता, ये बहुत तर्कसंगत नजर नहीं आता। दूसरी तरफ जो चंद्रशेखर ने एक आक्रामक राजनीति करने का तौर तरीका अपनाया है, उस आक्रामक तरीके ने उनको एक मजबूत राजनीतिक पहचान दी है। अब वो दलितों को कितना अपने तरफ ले पाएंगे या उन ताकतों से वो दलितों को अलग कर पाएंगे जो ताकतें बीजेपी के खिलाफ संघर्ष कर रही हैं। बीजेपी को हराने के लिए या बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए दलितों ने उन राजनीतिक ताकतों का साथ दिया है, उसमें कितना सेध लगा पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब अभी तत्काल नहीं मिल सकता। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मिलने लगेगा। जी जी, चंद्रशेखर रावण बड़ा दिलचस्प अलग किस्म का नाम रखा। हालांकि मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे वो भी अपने इसमें रखा हुआ, उन्होंने चंद्रशेखर आजाद रखा हुआ, रावण अब दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, वो आजाद कर लिया उन्होंने। जी, पहले चंद्रशेखर रावण के नाम से जाने जाते थे, अब लिख रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, फाउंडर भीम आर्मी और नेशनल प्रेसिडेंट आजाद समाज पार्टी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नगीना लोकसभा उत्तर प्रदेश। और बहुत धनंजय जी बहुत बदलाव आया इनमें। जब ये राजनीतिक शुरुआत इन्होंने की थी तो आप सोचिए कि लोगों से मिलने जुलने, उनको अपनी तरफ अपने संगठन में लाने, उनके साथ उठने बैठने का एक बड़ा बहुत ही एक डाउन टू अर्थ नेता के रूप में इनकी छवि बनी थी। लेकिन पहली बार सांसद होने के बाद मतलब ये लगने लगा है कि वो एक विशिष्ट वर्ग के व्यक्ति हैं। उन्होंने अपनी छवि को एक जो शुरुआती इनकी छवि रही है वो बचा के नहीं रखा। नहीं, लेकिन सड़क पे लड़ते हुए तो अभी भी दिखाई पड़ रहे हैं कि हाँ, वो बिल्कुल है, वो बिल्कुल है, वो बिल्कुल है, वो बिल्कुल है। और वही कारण है कि उन लोगों के बीच में लोकप्रिय हो रहे हैं। और जो बहुजन समाज पार्टी का परंपरागत समर्थक रहा है या बामसेफ का परंपरागत समर्थक रहा है, वह चंद्रशेखर आजाद की तरफ आकर्षित होता हुआ भी दिख रहा है। लेकिन अगर यह धारणा बन गई, अगर इस धारणा को ये तोड़ने में कामयाब नहीं हुए कि वह बीजेपी से बिल्कुल दूर है और बीजेपी के सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, बीजेपी के मनुस्मृति की राजनीति के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं,
तब तक जो दलित समुदाय है उनको उनके बीच में एक गहरी पैठ नहीं बना पाए। आज संघर्ष के कारण इनकी लोकप्रियता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जी, लेकिन सुनील जी, जिस तरीके से वो बाबा साहब को लेकर के या कांसी राम जी को जिस तरह से सम्मान दे रहे हैं, उनकी चर्चाएं कर रहे हैं, लगातार उनकी बात कर रहे हैं, उनके जन्मदिन, उनके पुण्यतिथि वगैरह मना रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं कार्यक्रमों की, और मायावती के खिलाफ भी कभी उन्होंने कुछ बोला नहीं। मायावती के प्रति भी उनका सम्मान दिखाई पड़ता। उन्होंने कई बार अपने वक्तव्य में कहा कि माया बहन जी के साथ मेरा सम्मान है, मैं उनका कार्यकर्ता था, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आपको लगता है कि मायावती से अलग होने के पीछे क्या वजह थी? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद अगर मायावती जी की पार्टी के साथ होते तो शायद मायावती जी को बड़ा एक ताकतवर नेता मिलता और एक सफल लड़ाई और आगे बढ़ पाती। मायावती जी ने क्यों चंद्रशेखर आजाद को दूर रखा, या चंद्रशेखर आजाद ने खुद ये सोचा कि अब उनके पास जगह नहीं है मायावती जी के पास, तो हम अलग जगह बनाते हैं, या अलग किस तरह से हुई? नहीं, दरअसल जो मायावती जी के भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद से जो बहुजन समाज पार्टी ने राजनीति शुरू की, उसको बहुत नुकसान हुआ। और भारतीय जनता पार्टी के नजदीक जाकर के आप दलितों की राजनीति नहीं कर सकते, दलित समुदाय आपके साथ नहीं रहेगा, क्योंकि इसी ब्राह्मणवाद, इसी मनुस्मृति की सोच, इसी धार्मिक आडंबर के खिलाफ दलित आंदोलन निकलना शुरू होगा और इसे अपनी ताकत बनाएगी। और आप उन्हीं ताकतों को मदद करते हुए आप दिखाई पड़ेंगे। जब आपने उनके साथ सत्ता बनाई, सत्ता में आप आए, सरकार बनाई, उस समय तक लोगों के मन में नाराजगी नहीं दिखती थी। लेकिन आप इनके खिलाफ अगर नहीं खड़े होंगे, इनकी सांप्रदायिकता की राजनीति के खिलाफ अगर आप नहीं खड़े होंगे, केवल बयानबाजी से नहीं, बाकायदे सक्रिय रूप से, तो लोगों ने अपना भविष्य देखा कि उसमें मायावती के साथ भविष्य नहीं रह गया, वो निकल गए। और इन्होंने वही तरीका अपनाया संघर्ष का, दलित मुद्दों के साथ खड़े होने का, दलितों के न्याय के लिए संघर्ष करने का, उनके लिए लाठियां खाने का, उनके लिए जेल जाने का, और लोकप्रिय हो गए और नगीना से एकदम सांसद बन गए। लोगों ने उनको पूरी तरह से समर्थन दे दिया। तो चंद्रशेखर, और दूसरी चीज कि मायावती जी ने अपनी पार्टी के परंपरागत नेताओं को अपने साथ बांधे रहने में विफल नहीं है। कईयों को उन्होंने खुद निकाल दिया, ढेर सारे लोग उनको छोड़ के चले गए और विभिन्न दलों में जाकर के उन्होंने ज्वाइन कर लिया। आज मायावती जी के साथ स्थिति है कि मायावती जी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, अपने पार्टी के समर्थकों को अपने साथ बांधे रखने में विफल है। उनका समर्थक और कितना कम हो गया, और लगातार कम हो रहा है। 2019 का लोकसभा का चुनाव याद कीजिए, फिर आप 2022 का विधानसभा का चुनाव याद कीजिए, फिर 2024 का लोकसभा का चुनाव याद कीजिए, लगातार बहुजन समाज पार्टी का मत प्रतिशत गिरा है। क्यों? कि यह धारणा बन गई कि यह बीजेपी की मददगार है, इनके राजनीति से बीजेपी को फायदा हुआ। जी, देखिए सुनील जी, एक और अगर पीछे थोड़ा सा और जाए तो दलित नेता जो भी हमारे देश में हुए, खासकर उत्तर प्रदेश या उत्तर बिहार की बात करें, बिहार में दलित नेता के तौर पर रामविलास पासवान बहुत स्टैब्लिश है, बड़े नेता के तौर पर देखें। उत्तर प्रदेश में मायावती जी, कांसी राम जी के बाद मायावती जी। लेकिन ये माना जाता है कि दलित राजनीति खाली करके आप सत्ता में मजबूत स्थिति अपनी नहीं बना सकते। और मायावती जी ने भी ये प्रमाणित किया कि जब उन्होंने बीजेपी का साथ लिया या ब्राह्मणों का साथ लिया, जब उन्होंने कहा कि हाथी क्या संघ, क्या कौन शंख बजाएगा, हाथी दिल्ली जाएगा, जब नारा दिया, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी दिल्ली जाएगा नारा दिया, तब जाकर के वहाँ मिश्रा जी के साथ लेकर के सत्ता में आई मायावती जी वापस। तो क्या रामविलास पासवान तो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सके दलित केवल राजनीति करके? क्या ये जो पद चिन्ह है चंद्रशेखर आजाद नहीं देख पा रहे हैं? वो भी तो दलित राजनीति, दलित नेता का चेहरा लेकर के चल रहे हैं या बनना चाह रहे हैं, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। एक जो सर्वजन राजनीति होती है, सबकी राजनीति होती है, जिसे अखिलेश कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में, या कांग्रेस की राजनीति है, वो राजनीति करते नहीं दिखाई पड़ते। वो दलित नेता वाली छवि उनके लिए कितना लाभदायक, नुकसानदायक? मायावती जी ने अपने बूते भी सरकार बनाई है उत्तर प्रदेश में, अकेली बहुजन समाज पार्टी को बहुमत मिला और अपने बहुमत सरकार बनाई है। लेकिन उन्होंने नारा दिया ना, ब्राह्मण शंख बजाएगा। वही हाथी नहीं गणेश है। हाथी बिल्कुल सही है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। विष्णु महेश है, आपका कहना बिल्कुल सही है।
सवाल है ना कि आपको अपना एक समर्थक वर्ग तैयार करना पड़ेगा। अगर आपका एक समर्थक वर्ग है जो आपके बड़े बड़ी ताकत है, तो आप एक जब आप एक मजबूत स्थिति में होते हैं तो अन्य वर्गों के लोग भी आपका साथ देने में उनको संकोच नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी भी तो एक धर्म विशेष की राजनीति करती रही है। वह अभी तो एक शुरुआती दौर में आप याद कीजिए कि कुछ समुदायों की पार्टी कही जाती थी, लेकिन जब इसका व्यापक जनाधार बन गया तो तमाम लोग जो उसे असहमत होते थे उन्होंने उनको समर्थन दे दिया, उनको सत्ता मिला दिया। चंद्रशेखर रावण ये सही है कि एक दल, एक समूह, एक जात, एक धर्म की राजनीति करके आप सत्ता में नहीं आ सकते, लेकिन एक अपना एक समर्थक वर्ग तैयार करके लोगों को आकर्षित कर सकते हैं कि हमारे पास इतनी राजनीतिक ताकत है, ये अगर हमको सप्लीमेंट कर देंगे तो हम सत्ता में आ जाएंगे या हमारी राजनीतिक ताकत और बढ़ जाएगी। मायावती जी या जो बहुजन समाज पार्टी के शुरुआती आंदोलन तो यही था, दलितों को एकत्रित करना, उनके उनके हक के लिए की लड़ाई लड़ना। उसके बाद उन्होंने बहुजन के बाद सर्वजन की बात करनी शुरू की। तो अगर आपके पास खुद की कोई पूंजी नहीं है तो दूसरे लोग आपके साथ क्यों जुड़ेंगे? मुलायम सिंह जी क्या बात आप कर रहे हैं, मुलायम सिंह तो भी कहा जाता था कि यादव और मुसलमानों के नेता हैं, लेकिन क्या उनको ब्राह्मणों ने स्वीकार नहीं किया? उनको ब्राह्मण, बड़े बड़े ब्राह्मण नेता उनकी पार्टी में हुए, जनेश्वर मिश्रा, ब्रिजभूषण तिवारी, एक से एक नेता रहे उनकी पार्टी में, जिनको अभी भी माता प्रसाद पांडे विपक्ष के नेता हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। एक नाम, बड़ा नाम था जो के पार्टी के अध्यक्ष भी रहे वो, तो उनके सरकार में कई ब्राह्मण नेता मंत्री भी रहे, विभिन्न जातियों के क्षत्रिय समुदाय के लोग रहे, भूमिहार समुदाय के लोग रहे। लेकिन शुरुआती दौर में उन्होंने अपना एक मतदाता वर्ग तैयार किया, एक अपना समर्थक वर्ग तैयार किया, अपने संगठन को मजबूत किया। बाद में लोग उनसे जुड़ते गए, उनको जोड़ने में भी किसी को समस्या नहीं थी। जब दूसरे समुदाय के लोग उनकी पार्टी के साथ जुड़ने लगे तो उनका जो मुख्य समर्थक वर्ग है उनको छोड़ के गया भी नहीं। उनको लगा कि अगर हम मजबूत होंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी। तो वही स्थिति है। चंद्रशेखर आजाद को अन्य समूहों में अपनी पैठ बनाने में समय लगेगा, समय यहां भी लगेगा क्योंकि ऑलरेडी नेतृत्व मायावती जी का है वहां पर, लेकिन उन लोगों को आकर्षित करने में थोड़ा उनको सुविधा होगी। संघर्ष का रास्ता अख्तियार किया, अपने लोगों के बीच में जाने की कोशिश की और उनके उत्पीड़न के खिलाफ आवाज बुलंद किया। आज एक बड़ा चेहरा बनकर के सामने आ गए और सांसदों के संसद में पहुंचे, और उसके बावजूद भी जो इस तरह के उत्पीड़न की कार्रवाइयां हैं वहां पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग दलितों के सशक्तिकरण के आंदोलन से या इस कंसेप्ट से सहमत हैं उनको भी अपने पार्टी में शामिल कर रहे हैं, वो लोग उनकी पार्टी की तरफ आकर्षित कर रहे हैं। आज की स्थिति है कि दलित आंदोलन के प्रति विश्वास रखने वाले लोग बहुजन समाज पार्टी की तुलना में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश का ट्रेंड हो गया। एक से विशिष्ट लोग देखेंगे जी। तो ये बताइए कि चंद्रशेखर आजाद का उभरना बीजेपी के लिए नुकसानदेह है, या चूंकि वोट तो काटेंगे, या मायावती जी के लिए खाली नुकसानदेह है, या कांग्रेस के लिए भी नुकसानदेह? नहीं, ये जो इंडिया दल समूह है उसके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी का मतदाता ये दलित समुदाय नहीं है, इसने बिल्कुल 2014-2019 में मतदान किया था, इसी के बुते वो बहुत लंबे व्यापक जन समर्थन उनको मिला, लेकिन बाद में बिखराव शुरू हो गया। और आप याद कीजिए, अगर आज 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर की पार्टी बन गई, उसमें बहुत बड़ा योगदान पिछड़ा वर्ग के लोगों का है और दलित समुदाय के लोगों का। सवर्ण थोड़े छोड़ के गए हैं बीजेपी को। तो विभिन्न इलाकों में जो दलित समुदाय है उसने वो अलग हुआ है, और पिछड़ों के भी एक बड़े वर्ग ने बीजेपी को छोड़ा, इसलिए पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। लेकिन यह जब ये कंसोलिडेट होकर के विपक्ष की तरफ गया तो इसने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। अगर इसे बिखराव होगा तो बीजेपी को फायदा होगा। वह अगर एकजुट रहेगा, दलित एकजुट रहेगा, पिछड़ा, तो यह बीजेपी के लिए नुकसानदेह है।
इसीलिए तो ये बीजेपी चाहती। तो ये बतलाइए कि जो लोकसभा चुनाव हुआ था 2024 का, उसमें चंद्रशेखर आजाद अखिलेश के साथ जो है वो गठबंधन चाह रहे थे कि इंडिया गठबंधन के साथ वो भी रहे, लेकिन कहा गया कि उनको साथ नहीं लिया अखिलेश यादव। हाँ, क्या ये लगता बिल्कुल। है इस बार कि अगर लोग विधानसभा चुनाव होगा तो उसमें गठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोग चाहेंगे, नेता चाहेंगे अखिलेश यादव और राहुल गांधी की चंद्रशेखर आजाद को अपने साथ लिया जाए? देखिए और उस समय चंद्रशेखर भी जब, आजाद क्या आएंगे? ये भी है क्या, चंद्रशेखर आजाद आएंगे? नहीं, अगर 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 वो नहीं आते हैं तब उनके ऊपर मोहर लग जाएगा कि बीजेपी के साथ है। आज की स्थिति यह है कि वह वो सभी ताकतें जो बीजेपी से असहमत हैं वो एक साथ है। अगर बीजेपी से असहमत होने का दावा करने वाला कोई राजनीतिक दल या कोई नेता अलग अपना एक राजनीतिक अभियान चलाने का प्रयास कर रहा है, तो जनता के बीच में संदेश जाता है कि आप उन ताकतों को कमजोर कर रहे हैं जो बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी विरोधी ताकतों के बीच में बंटवारे की कोशिश कर रहे हैं आप, ये धारणा बन जाती है। जो धारणा, कोई मायावती जी का गठबंधन थोड़े है बीजेपी के साथ, लेकिन वो माना जाता है कि बीजेपी के नजदीक है। एमआईएम का कोई बीजेपी के साथ गठबंधन थोड़े है, लेकिन ओवैसी साहब के बारे में धारणा बन जाती है कि बीजेपी के मददगार है, बीजेपी के बी पार्टी भी, उनको आधा समय इसी में खर्च हो जाता है उनका, ये सफाई देने में कि बी पार्टी नहीं है, बी पार्टी नहीं है, बी पार्टी नहीं है। अगर चंद्रशेखर के आजाद के साथ जो स्थिति बनी थी उसमें सीटों के बंटवारे का मामला था, ये सीटें ज्यादा मांग रहे थे, समाजवादी पार्टी कम सीटें दे रही थी। इस बिना पर जो तालमेल था वो नहीं हो पाया। मुझे लगता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों चाहेंगी चंद्रशेखर आजाद को अपने साथ लेने के लिए, और उनको लेना भी चाहिए। लेकिन अगर सीट शेयरिंग के नाम पर या ज्यादा सीटें लेने के नाम पर अगर कोई विवाद बनता है और यह संदेश जाता है कि चंद्रशेखर ही नहीं जाना चाहते, अतार्किक मांगे रख रहे हैं, तो वह चंद्रशेखर के ही पक्ष में नहीं जाएगा। लेकिन सुनील जी, अभी भी देखिए कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी वन मैन शो दिखाई पड़ती, वन मैन की पार्टी, आर्मी दिखाई पड़ती, हाँ बिल्कुल है। उसमें दूसरे कोई नेता दिखाई नहीं पड़ रहा। जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन नेता, कोई बड़ा नेता जुड़ रहा नहीं है, ने, साथ आ रहा है, वो दिखाई नहीं पड़ रहा। नहीं, नेता तो एक ही है, चंद्रशेखर ही, नेता ने कोई नहीं है। आज की तारीख में उनकी पार्टी का जो भी स्वरूप है उसमें आकर्षण के केंद्र चंद्रशेखर ही है, हर तरफ उन्हीं का नाम है। अपना संगठन कैसे खड़ा करेंगे, लेकिन उस इस आकर्षण के नाम पर ही लोग जुड़ रहे हैं। वो कोई बड़े चेहरे हैं ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने अपने क्षेत्रों में उन्होंने काम किया है और आकर के वो दलित आंदोलन के लिए, दलितों के सशक्तिकरण के लिए वह जुड़ रहे हैं और चंद्रशेखर के साथ खड़े हो रहे हैं। अन्य लोगों को कितनी जगह देंगे चंद्रशेखर, अन्य लोगों को कितना स्पेस मिलेगा, कितना वो उनको काम करने का मौका देंगे, ये तो बड़ा सवाल है। लेकिन वो पार्टी रहेगी व्यक्ति केंद्रित थी। वह कोई आज क्या बहुजन समाज पार्टी व्यक्ति केंद्रित पार्टी नहीं है। सब कुछ तो मायावती जी के इर्द गिर्द घूमता है। जो भी नाम है सब जगह मायावती जी है। तो ये इस तरह की जो राजनीतिक दल है, लेकिन मायावती जी थी, लेकिन उनके बावजूद उनके साथ कई नेता थे जो बोझ लिए सब छोड़ होंगे के थे चले तो गए, संभालते। जी। सब छोड़ के चले गए। बामसेफ के लोग को मायावती जी अपने साथ नहीं रखा। जो लोग बामसेफ के संस्थापक लोगों में से रहे उनको मायावती जी ने अपने साथ नहीं रखा। सब उस बाद दौर में के नेता इनसे अलग हो गए। पहले लेकिन सब साथ में थे। हाँ, आंदोलन की शुरुआत में थे, उसमें मायावती जी जी नेता नहीं थी, उसमें जी कांशीराम जी जी। का दौर था। कांसी राम जी का दौर, बिल्कुल। लेकिन जब मायावती जी उभरी हैं, मायावती जी के पास ताकत आई है, तो उस समय तक बामसेफ के तमाम नेता उनसे अलग हो गए। यहाँ तक कि बाद में जो नेता ज्वाइन किए थे, विभिन्न जातियों के थे, इनके समूह के भी लोग थे, उनको भी वो या तो छोड़ के चले गया, उन्होंने निकाल दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य तो एक बड़ा उदाहरण है। अरे स्वामी प्रसाद मौर्य, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, ये जो हाँ। अम्बेडकर नगर के सांसद हैं जो आजकल इनके साथ हैं, अखिलेश जी के साथ, ये तमाम लोग उनके सरोज, साथ रहे हैं। सरोज। इंद्रजीत सरोज जो कौशाम्बी के विधायक हैं और राष्ट्रीय महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के, उनके पुत्र भी जो है वो कौशाम्बी से सांसद है। ये सब लोग मायावती जी के साथ रहे हैं। ये ओम प्रकाश राजभर मायावती जी के साथ रहे हैं। ये तमाम लोग इनके साथ रहे हैं, लेकिन मायावती जी ने उनको सबको अलग कर दिया।
जी या वो खुद एक छोड़ के चले गए? जी एक आखिरी सवाल कि ये हम अक्सर सुनते रहे कि मायावती जी बोलती भी रहेंगी, दलित अगर सड़क पे उतरेगा, आंदोलन करेगा तो मुकदमे हो जाएंगे, और मुकदमे के बाद वो जो है मुकदमे सहने वाली स्थिति में दलित समाज नहीं, इसलिए हम उस तरीके का धरना प्रदर्शन रैली नहीं हम करते। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने संघर्ष का ही रास्ता चुना, एकदम भिड़े हुए हैं, जहां देखिए उनके कार्यकर्ता भिड़ जाते हैं, बड़ा एग्रेसिव नोट लेते हैं। अगर मध्य प्रदेश का याद कीजिए, मध्य प्रदेश में जो बाबा साहब की मूर्ति को लगाने को लेकर के जो कोर्ट में हंगामा किया था, एक अनिल मिश्रा या क्या नाम था उनका, एडवोकेट का, बाद में वो जेल भी गए। तो आजाद की पार्टी के कार्यकर्ता बहुत एग्रेसिव नोट पर हर जगह भिड़ जाते हैं। तो उसकी वजह क्या देख रहे हैं? क्या चंद्रशेखर आजाद वकील हैं, खुद जानते हैं लॉ, या लड़ सकते हैं उसके लिए, या कुछ और खास बात? नहीं नहीं, इसके अलावा कोई कोई विकल्प नहीं था आपको अपनी जगह बनाने के लिए। दूसरी चीज, जो मायावती जी की यह बात निश्चित रूप से शुरुआती दौर में ठीक थी, आज से 20-25-30 साल पहले बिल्कुल सही थी। लेकिन आज तो दलित समुदाय में भी एक बड़ा समूह बन गया है जो संघर्ष करने के लिए तैयार है, वो कोर्ट कचहरी करने के लिए भी तैयार है। और अगर आपने इतने सालों तक भी अपने समुदाय को इतना सशक्त नहीं बनाया तो बहुत बड़ी टिप्पणी आपके ऊपर ही है। ये बिल्कुल सही है, 3 दशक पहले 4 दशक पहले स्थिति थी कि आप दलित समुदाय को सड़क को उतारना मुश्किल था, और वाकई कोर्ट कचहरी चक्कर में पड़ते तो सड़ जाते जेलों में। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज अवकाश प्राप्त आईएएस अफसर जो है दलित आंदोलन के पक्ष में खड़ा है, आईपीएस अफसर दलित आंदोलन के पक्ष में खड़ा है, बड़े बड़े व्यापारी जो है वह दलित आंदोलन के पक्ष में खड़े हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। उनको कोर्ट कचहरी में जाने में थोड़ी कोई दिक्कत हो रही है। वो पुलिस का डंडा भी बर्दाश्त कर रहे हैं, पानी के बौछार भी बर्दाश्त कर रहे हैं। तो संघर्ष के अलावा, जूझते हुए एक चंद्रशेखर आजाद के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था अपनी पहचान बनाने के लिए उनके पास, और उन्होंने वो रास्ता चुना, और वह उसी रास्ते के कारण से लोगों के बीच में उनकी लोकप्रियता बढ़ी, और आज एक स्थापित नेता के रूप में उनकी पहचान बन गई पूरे देश के रूप में, मायावती जी से अलग। हालांकि मैं आज जो आपने कहा ना कि मायावती जी का आलोचना कोई कर नहीं सकता जो दलित राजनीति करता हो। लोग अगर आज भी मायावती जी सक्रिय हो जाए तो आज भी सबसे बड़ी नेता है वो। अगर वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ नेता की छवि से अपने आप को अलग कर ले, लोग उनके साथ खड़े हो जाएंगे। ये तथ्य है। उनके कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं कि वह अपने आप को भारतीय जनता पार्टी की छाया से मुक्त नहीं कर पा रही, और वो तब तक मुक्त नहीं कर पाएंगे जब तक वो बीजेपी के खिलाफ संघर्ष करती हुई नजर नहीं आएगी। जी, तो आप कह रहे हैं कि ये तथ्य है कि अभी भी दलितों की बड़ी नेता है मायावती, और अगर सड़क पर उतर जाएं तो आज भी करिश्मा कर सकती हैं, लेकिन नहीं कर पा रही हैं, नहीं उतर पा रही है। क्यों? इसका जवाब तो बेहतर मायावती दे सकती है। लेकिन सवाल असल ये है कि क्या मायावती के विकल्प के तौर पर चंद्रशेखर आजाद अपने आप को खड़ा कर पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। इन सवालों के साथ आपके साथ छोड़ जाते हैं। सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम साथी जो हमारे साथ देखते हैं। अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर मेंबर बनना चाहें तो मेंबर भी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।